अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम पहला लेसन हमारा द डाइंग सन कंप्लीट हुआ। आज हम उसकी एक्सरसाइज देखने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे अहम चीज़ हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के अंदर, और इस हवाले से चंद बातों का जहन में रखना बड़ा ज़रूरी है। एक तो ये कि आपके पेपर का एक बड़ा हिस्सा शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल है। 40 मार्क्स जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस के हैं। और दूसरा ये कि फर्स्ट ईयर में जैसे आपने अटेम्प्ट किया था शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन, उसमें और यहाँ थोड़ा सा फ़र्क भी हमें नज़र आ रहा है। वो इस तरह के फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने सिर्फ जो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस थे वो कर लिए थे, तो आपका पेपर आसानी से अटेम्प्ट हो गया था। जबकि सेकंड ईयर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चंस तो करने ही होंगे, इसके साथ साथ कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी आपको, बल्कि अच्छे खासे एडिशनल क्वेश्चंस भी आपको तैयार करने पड़ेंगे, तभी जाके आपका पेपर अटेम्प्ट हो पाएगा। अब अगर सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तैयार किए जाएं तो इससे हम बमुश्किल 40% पेपर कर पाएंगे, और बाज़ औक़ात शायद उतना भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए टेक्स्ट पर भी मैंने कहा था फोकस कीजिएगा कि कुछ टेक्स्ट जहन में होगी तो क्वेश्चंस और उनके आंसर भी हम कर पाएंगे। अब अनलकीली होता ये है जो कि ट्रांसलेशन है नहीं सेकंड ईयर में इंग्लिश से उर्दू में, तो स्टूडेंट्स आमतौर पर इग्नोर कर जाते हैं टेक्स्ट को, जिससे फिर दोनों जगहों पे उनको नुकसान का ख़दशा होता है, सिनोनिम्स में भी और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ साथ हमें बड़ी तादाद में एडिशनल क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे, और ये हम सेलेक्ट करेंगे जो प्रीवियस पेपर्स हैं मुख्तलिफ बोर्ड्स के, उनमें से किन किन क्वेश्चंस को प्रेफर किया गया, ज़्यादा बार आए तो वो हम सेलेक्ट करेंगे। तो इसलिए एक दूसरा मसला भी हो सकता है पैदा कि जो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस होते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर में थे, तो क्वेश्चंस आपने पढ़े होते हैं, उनकी लैंग्वेज से आप वाकिफ़ होते हैं और आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, लिहाजा आप उसको आंसर करने में कोई दिक्कत आपको नहीं होती है। लेकिन जब एक्सरसाइज से हट के कोई क्वेश्चन आता है, उसकी अपनी एक लैंग्वेज होती है, अपनी एक स्टेटमेंट होती है, तो बाज़ औक़ात ये मसला भी देखा गया है कि अगर क्वेश्चन पे गौर ना किया जाए तो स्टूडेंट्स आर समटाइम्स अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो ये सवाल पर गौर करना बड़ा ज़रूरी है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। किसी भी तरह फ्रेज़ किया जा सकता है, हर पेपर सेटर जो होगा वो अपने वर्ड्स में वो क्वेश्चन लिखेगा, तो बेसिक कंसेप्ट तो वही 10-12 ही होंगे, उन्हीं को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पूछा जा सकता है। तो इसलिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना भी बड़ा ज़रूरी है। तो जी पहले हम आगाज़ करते हैं जो एक्सरसाइज के अंदर दिए गए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये एक्सरसाइज के अंदर जो हैं वो सारे के सारे हम अटेम्प्ट करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा है, हाउ इज़ इट दैट अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट। ऐसा क्यों है कि कोई सितारा किसी दूसरे सितारे को अपने करीब नहीं पाता। तो टेक्स्ट हमने पढ़ी है और आपके जहन में इसका आंसर होगा कि यूनिवर्स इज़ वेरी वास्ट एंड द डिस्टेंसेस बिटवीन द स्टार्स आर सो ग्रेट, कि फासला इतना ज़्यादा है स्टार्स के दरमियान कि कोई सितारा दूसरे के करीब नहीं पाया जाता। फिर सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स अ वांटिंग स्टार केम नियर द सन। सर जेम्स जीन्स ने थ्योरी पेश की है, उसके मुताबिक एक गर्दिश करता हुआ सितारा जब आया सूरज के करीब तो उस पर तो क्या वाक़या पेश आया। तो हमने पढ़ा है दैट वांटिंग स्टार
रेज ह्यूज टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन, कि उसकी वजह से सूर्य की सतह पर बड़ी लहरें पैदा हुई। और क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपन व्हेन द वॉन्डरिंग स्टार केम नियरर एंड नियरर, अब और करीब से करीब आता चला गया तो फिर क्या हुआ, द माउंटेन वुड गो हायर एंड हायर, कि वो जो पहाड़ सा बना था सूर्य की सतह पर वो बुलंद से बुलंदतर होता चला गया। और क्वेश्चन 4 जो है, व्हाट आर द प्लैनेट्स एंड हाउ डिड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस। असल में क्वेश्चन 2, 3 और 4 ये मिला के एक ही क्वेश्चन के तौर पे डील किए जा सकते हैं। इसमें सारा वही वाक़या ही बताया गया है कि किस तरह सम 2000 मिलियन ईयर्स एगो a wandering star came near the sun and it raised huge tides on the surface of the sun, और किस तरह फिर वो पहाड़ ऊँचे से ऊँचा होता चला गया, अल्टीमेटली वो फट गया एंड the sun threw off those pieces into the space and they started revolving around the sun. तो what are the planets and how did they come into existence, इसका जवाब बिल्कुल वही है, वही टुकड़े जो गिरे और वो मूव करने लग गए खला में सूर्य के इर्द गिर्द, वही प्लैनेट्स हैं और इनके वजूद में आने के लिए ये वाक़या ही बयान किया जाएगा। तो क्वेश्चन 2, 3 एंड 4 कैन बी ट्रीटेड एज अ सिंगल क्वेश्चन। फिर नंबर 5 है जी, वाई इज़ देयर नो लाइफ ऑन द स्टार्स। तो इसका आंसर यकीनन बड़ा आसान होगा आपके लिए, क्योंकि द स्टार्स आर द बिग बर्निंग बॉल ऑफ फायर्स एंड द टेम्परेचर देयर इज़ इन सम 1000 डिग्रीज। तो वहाँ पे तो इतना ज़्यादा दर्जा हरारत है और आग के गोले हैं, सो द लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट देयर। इतनी ज़्यादा गर्मी में, इतने ज़्यादा दर्जा हरारत में तो ज़िंदगी मुमकिन हो ही नहीं सकती है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ नोट ऑन द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। आपने एक नोट लिखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस तरह आगाज़ हुआ ज़मीन पर ज़िंदगी का। तो इसके बारे में बताया गया है कि वी कैनॉट से विद एनी सर्टेनिटी बट इट इज़ एन असम्पशन दैट लाइफ स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स, के सादा जानदारों की शक्ल में शुरू हुई एंड ग्रेजुअली इट इवॉल्व्ड एंड डेवलप्ड। वक्त के साथ साथ वो फिर इर्तिका के मराहिल तय करती गई और बढ़ती गई एंड द फाइनल कम्प्लेक्स शेप ऑफ लाइफ वो आपके सामने ही है कि इट प्रोड्यूस्ड ह्यूमन बीइंग्स। तो यहाँ तक उसके क़याम से लेके इसकी फ़ाइनल शेप तक आपने आंसर करना है कि लाइफ सादा जानदारों की शक्ल में शुरू हुई और ये इसकी एवोल्यूशन होते होते किस शक्ल में आ पहुँची, फाइनल कम्प्लेक्स शेप क्या है, और वो है ह्यूमन बीइंग्स। The next question number 7 is, why is the universe so frightening? Give as many reasons as you can. तो यूनिवर्स फ्राइटनिंग क्यों है, इस पर भी हमने टेक्स्ट पढ़ते हुए डिटेल से डिस्कशन की थी कि 3-4 बातें ऐसी हैं इस कायनात के अंदर जो हमें खौफज़दा करती हैं, दैट मेक द यूनिवर्स फ्राइटनिंग। और इसमें एक तो हुई कि इसको आप सेंटेंस की शक्ल में लिखेंगे कि कायनात जो है वो फ्राइटनिंग इसलिए है कि बिकॉज ऑफ इट्स वाइड डिस्टेंसेस एंड लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम। एक तो उसका फासले बहुत ज़्यादा हैं, वक्त का फैलाव जो है बहुत ज़्यादा है। फिर ये है कि वी फील लोनली ऑन आवर अर्थ बिकॉज देयर आर नो साइंस ऑफ लाइफ एल्सवेयर इन द यूनिवर्स। और इसलिए भी हमें डर लगता है कि हमें कोई ऐसे आसार और नज़र नहीं आते कि इस जैसी ज़िंदगी हमारे यहाँ पाई जाती है ऐसी ज़मीन पर कहीं और भी, इस कायनात में कहीं और भी पाई जाती होगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये इस कायनात को फ्राइटनिंग बना देती हैं। और फिर क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द कंडीशन नेसेसरी फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन अदर हेवनली बॉडीज़। दूसरे जो अजराम फल्की हैं, हेवनली बॉडीज़ हैं, उन पर अगर ज़िंदगी मुमकिन हो तो उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं। तो कंडीशंस तो बहुत सारी हैं, एयर वाटर आर आल्सो नेसेसरी, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल दीज कंडीशंस इज़ अ मॉडरेट टेम्परेचर। सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सी है जी, एक मुतदिल दर्जा हरारत है और उसकी डेफिनेशन भी कर दी गई है
द टेम्परेचर एट विच द थिंग्स कैन सस्टेन इन अ लिक्विड स्टेट, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर चीज़ें माय हालत में बाकी रह सकें, ये मॉडरेट टेम्परेचर होगा। एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट, तो ये सबसे अहम शर्त होगी। तो ये 8 क्वेश्चन जो थे ये हमारे टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में से थे। अब हम देखते हैं कुछ एडिशनल क्वेश्चंस, और हमारे पास जो हेल्पिंग बुक है वो सनशाइन है, तो उसमें से ये जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इनको अंडरलाइन कर लीजिएगा, टिक कर लीजिएगा, और ये आप एग्ज़ाम के लिए तैयार करेंगे। सो वी नाउ मूव ऑन टू द एडिशनल क्वेश्चंस ऑफ द लेसन 1 द डाइंग सन। तो पहला क्वेश्चन, हाउ बिग आर द स्टार्स, व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ द स्टार्स। तो पहले पैराग्राफ में ये सवाल पूछा गया है कि स्टार कितने बड़े हैं, इनका साइज़ क्या है। तो उसका हमें जवाब बताया गया है कि स्टार्स आर एक्सट्रीमली बिग, मोस्ट ऑफ देम आर सो लार्ज दैट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अर्थ्स वुड बी पैक्ड इनसाइड ईच, इतने बड़े हैं कि उनके अंदर हज़ारों और लाखों ज़मीनें भी पूरी आ सकती हैं। फिर क्वेश्चन 2 है जी, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ द स्टार्स इन द यूनिवर्स, तो के कुल तादाद कितनी होगी इस कायनात में सितारों की। स्टार्स आर इनन्यूमरेबल, ये तो गिनती से भी बाहर हैं, अनगिनत हैं। उनकी शायद तादाद को कंपेयर करने के लिए एक मिसाल दी गई है कि दे आर इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ ग्रेन ऑफ सैंड ऑन ऑल द सी शोर्स ऑफ द वर्ल्ड, कि सारी दुनिया के समंदरों के साइलों की रेत की ज़र्रे हैं, शायद उनसे भी ज़्यादा स्टार्स कायनात के अंदर मौजूद हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो है, व्हाट वुड बी द रेयर इवेंट अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन। जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 में डिफरेंशिएट करना बड़ा ज़रूरी है। क्वेश्चन 3 में पूछा क्या जा रहा है, व्हाट वुड बी द रेयर इवेंट अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन। सर जेम्स जीन के ख़्याल में कौन सा वाक़या रेयर इवेंट कहलाएगा। तो वो है कि किसी एक स्टार का किसी दूसरे स्टार के करीब आना, ये रेयर इवेंट कहलाएगा, बिकॉज ऑफ द ह्यूज डिस्टेंसेस बिटवीन द स्टार्स अमंग द स्टार्स। तो इनके दरमियान फासला जो कि बहुत ज़्यादा है, लिहाजा किसी एक स्टार का दूसरे स्टार के करीब आना क्या कहलाएगा, रेयर इवेंट कहलाएगा। लेकिन नंबर 4 में पूछा गया है, व्हाट रेयर इवेंट टुक प्लेस सम 2000 मिलियन ईयर्स अगो। यहाँ पे पूछा गया है जो 2 अरब साल पहले वाक़या पेश आया था, वो वाक़या आपने मेंशन करना है कि वो कौन सा वाक़या पेश आया था। तो 3 में पूछा गया है कि रेयर इवेंट होगा क्या, किस चीज़ को रेयर इवेंट बोला जा रहा है सर जेम्स जीन्स की जानिब से, और 4 में पूछा गया है कि कौन सा रेयर इवेंट पेश आया था। तो थोड़ा एहतियात से इसको आंसर करने की ज़रूरत है। तो नंबर 4 में क्या रेयर इवेंट पेश आया 2000 मिलियन ईयर्स अगो। तो ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में भी डील किया जा चुका है क्वेश्चन, यहाँ इसलिए मेंशन किया गया ताकि आप क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में फ़र्क कर सकें। तो वाक़या तो वही पेश आया कि अ वॉन्डरिंग स्टार केम नियर द सन, और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो आप जानते हैं। नंबर 5, व्हाट इज़ द फाइनल कम्प्लेक्स शेप ऑफ लाइफ। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन आया था, राइट अ नोट ऑन द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, आगाज़ कैसे हुआ। अब ये एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फाइनल कम्प्लेक्स शेप ऑफ लाइफ, आखिरी एक जो कम्प्लेक्स शेप है वो कौन सी है इस ज़िंदगी की, ज़मीन पर जो ज़िंदगी कायम है। तो वो वही है कि फाइनली लाइफ हैज़ प्रोड्यूस्ड ह्यूमन बीइंग्स, कि आखिरकार ज़िंदगी ने इस तरह इवॉल्व होते होते ये लाइफ इस शक्ल में आ गई, इंसान जैसे जानदार सामने आए, और उनके अंदर फिर दे हैव सम बेसिक वर्च्यूज़ एंड एम्बिशन एंड फीलिंग्स एंड सेंस ऑफ ब्यूटी एंड रिलीजन्स। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे जवाब के अंदर मेंशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द टेम्परेचर बेल्ट्स। टेम्परेचर बेल्ट्स क्या हैं, ये भी एक अहम क्वेश्चन है। हमने पढ़ा है कि हर स्टार के इर्द गिर्द एक वो तंग सी पट्टी होती है, नैरो बेल्ट होती है, वेयर द टेम्परेचर इज़ मॉडरेट, जहाँ पे दर्जा हरारत जो है वो बड़ा मुतदिल होता है, नेदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। और उसी मॉडरेट टेम्परेचर के अंदर चूँकि
लाइफ सस्टेन कर सकती है, लिहाजा उसको टेम्परेचर बेल्ट कहा जाता है, और इसको लाइफ जोन या लाइफ बेल्ट भी कहा जाता है। इसके दो और नाम भी जहन में रखिएगा, चूँकि लाइफ उसी के अंदर पॉसिबल है, लिहाजा वो लाइफ जोन भी हो सकती है और लाइफ बेल्ट भी हो सकती है। फिर क्वेश्चन 7 है जी, व्हाट इज़ अ प्लानिटरी सिस्टम। प्लानिटरी सिस्टम क्या होता है? तो ये प्लैनेट्स जब बनते हैं, व्हेन द स्टार थ्रोज ऑफ इट्स पीसेस दे स्टार्ट मूविंग अराउंड दैट स्टार एंड दे आर कॉल्ड द प्लैनेट्स। उसी के वो क्या बन जाते हैं, वो टुकड़े जो उससे टूट के गिरते हैं स्टार से, उसी के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देते हैं और वो प्लैनेट कहलाते हैं। और सिस्टम क्या कहलाता है? प्लैनेटरी सिस्टम कहलाता है। व्हाट इज़ द मिल्की वे? मिल्की वे गैलेक्सी हमारी है, इसका नाम मिल्की वे है, और अरबों सितारों पर मुश्तमिल एक ग्रुप ऑफ स्टार्स क्या कहलाता है? गैलेक्सी कहलाता है। और हमारी गैलेक्सी जिसके अंदर ये सन और का सिस्टम मौजूद है, इट इज़ कॉल्ड द मिल्की वे। इसका नाम क्या है? मिल्की वे है। व्हाट इज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो? इसको भी हमने डिस्कस किया था। एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है? द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर पॉसिबल इज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो। तो कम से कम जितना मुमकिन है दर्जा हरारत कम से कम, वो क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट ज़ीरो कहलाता है। इट इज़ अ टेम्परेचर एट विच अ बॉडी वुड बी होली डिप्राइव्ड ऑफ द हीट। एक बॉडी बिल्कुल हरारत से महरूम हो जाती है, इसके अंदर किसी किस्म की कोई हीट मौजूद नहीं होती, और ये कहलाता है जी एब्सोल्यूट ज़ीरो। द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्टार्स एंड द प्लैनेट्स। ये एक दो बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए इसको शामिल किया गया है। स्टार्स और प्लैनेट्स के दरमियान डिफरेंस क्या है? तो बहुत डिफरेंस है जी। स्टार तो खुद बिग बर्निंग बॉल्स ऑफ फायर हैं, और दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। जबकि प्लैनेट्स क्या होते हैं? दे आर द पीसेज ऑफ द स्टार्स विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द स्टार एंड दे डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। तो वो उसी स्टार के टुकड़े होते हैं जिसके इर्द गिर्द वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और उनकी अपनी हीट और लाइट भी नहीं होती है। तो ये क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इनको आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा। और ये सिर्फ अगर आप, वैसे तो बुक के अंदर सनशाइन के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन मौजूद हैं, लेकिन आप यही तैयार कर लेंगे तो होपफुली दैट would be sufficient for us. Thank you so much. Have a nice day.